1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरटीई एक्ट के तहत टेट को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला आता है और यह निर्णय अचानक से पूरे शिक्षक समुदाय को स्तब्ध कर देता है। उस एक निर्णय से देश के लाखों शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगता है, उसकी नौकरी संकट में पड़ जाती है। इसके बाद बहुत सारे शिक्षक संघ और राज्य सरकारें इस निर्णय में सुधार हेतु सुप्रीम कोर्ट में अनेक रिव्यू पिटीशन दायर करते हैं, जिसकी सुनवाई होनी अभी बाकी है। अभी तक इन रिव्यू पिटीशन की सुनवाई की तारीख फिक्स नहीं की गई है। इसी बीच 13 अक्टूबर 2025 को आरटीई और टेट से ही संबंधित मामला जो कि त्रिपुरा सरकार की ओर से फाइल किया गया था, उस पर भी सुनवाई होती है। इसके बाद 15 अक्टूबर को आरटीई और टेट से एक और मामला जो कि पीआईएल के रूप में दाखिल था, उस पर भी सुनवाई की जाती है। इस दोनों केस की भी सुनवाई उसी पीठ में होती है जिस पीठ ने 1 सितंबर 2025 का निर्णय दिया था, अर्थात जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह के बेंच में। रिव्यू पिटीशन की सुनवाई से पहले इन दोनों पिटीशन की सुनवाई एक सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था कि इन दोनों की सुनवाई में जज साहब का क्या रुख होता है और उसी पर रिव्यू पिटीशन का सफलता निर्भर करता है। इन दोनों पिटीशन में लोग यह समझने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर जज साहब का मिजाज क्या होता है, उनका रुख कैसा रहता है, जिससे यह पता चल सके कि आने वाले रिव्यू पिटीशन में कोर्ट से कितना रिलीफ मिलने की संभावना है। अर्थात इन दोनों पिटीशन की सुनवाई से रिव्यू पिटीशन की सफलता का अंदाजा लगाने का कयास चल रहा था। बहरहाल जो भी रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाले गए हैं, इस माह के अंतिम सप्ताह में उसका लिस्ट होने की संभावना है। 13 और 15 तारीख की सुनवाई में कोर्ट का मिजाज 28 साल के वकालत का मेरा अपना अनुभव और कानूनी ज्ञान और अपनी बौद्धिक क्षमता से रिव्यू पिटीशन के भविष्य में सफलता का आकलन और विश्लेषण आज के इस अंक में हम करने जा रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आप मेरी बातों से किस हद तक सहमत हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं और इतिहास बताता है कि ज्यादातर रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज ही किए जाते हैं, परंतु ऐसा भी देखा गया है कि कुछ रिव्यू पिटीशन में आशातीत सफलता भी मिली है। अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरह के रिव्यू पिटीशन में अच्छी सफलता मिली है और किस तरह के रिव्यू पिटीशन को साधारणतया खारिज किया गया है। यदि कोई रिव्यू पिटीशन में नया तथ्य, नया साक्ष्य, नई जानकारी शामिल किया गया हो और उस साक्ष्य जानकारी की चर्चा मूल निर्णय में देते वक्त बहस के दौरान नहीं किया गया हो, अर्थात वो साक्ष्य और वो जानकारी, वो फैक्ट बिल्कुल नया है और वो फैक्ट मूल निर्णय को प्रभावित कर सकता है या मूल निर्णय में संशोधन के लिए बाध्य कर सकता है, ऐसे फैक्ट के साथ डाले गए रिव्यू में सफलता की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अर्थात अपने रिव्यू पिटीशन में नया साक्ष्य, नया फैक्ट या नई जानकारी जो कि मूल निर्णय में बहस के दौरान नहीं उठाया गया हो या किसी तरह छूट गया हो या पूरे आदेश में उसकी चर्चा नहीं की गई हो और वो फैक्ट, वो जानकारी, वो साक्ष्य इतना इंपॉर्टेंट है जो कि मूल निर्णय को प्रभावित कर सकता है, ऐसे में मूल निर्णय में संशोधन होने का ज्यादा चांस रहता है। लेकिन यदि आप ऐसे फैक्ट का उजागर अपने रिव्यू पिटीशन में करते हैं जिस पर ऑलरेडी मूल निर्णय देने से पहले चर्चा हो चुकी है, उसको कंसिडरेशन में लिया जा चुका है और उसके बाद यह निर्णय सुनाया गया है, उन घिसे पिटे तथ्य, साक्ष्य और जानकारी पर कोई रिव्यू पिटीशन सक्सेस नहीं होता है और ऐसा रिव्यू पिटीशन अक्सर खारिज हो जाया करता है।
यदि आप कोर्ट में अपने रिव्यू पिटीशन में केवल इमोशंस, भावना, पब्लिक सेंटिमेंट्स और विक्टिम्स की चर्चा करेंगे कि इस निर्णय से इतने लोग प्रभावित हो गए हैं, इतने लोगों का इमोशंस को हर्ट हुआ है, इससे पब्लिक सेंटिमेंट पर गहरा आघात लगा है, इन सब चीजों का प्रभाव रिव्यू पिटीशन में नहीं देखा जाता है। अर्थात रिव्यू पिटीशन में जब तक आपके पास कोई नया तथ्य, कोई नया साक्ष्य, कोई नई जानकारी नहीं है, तब तक रिव्यू पिटीशन में सफलता का गुंजाइश कम होता है। अब हम समझते हैं कि 1 सितंबर का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसमें कौन कौन सी बातें छूट गई है या किन किन बातों पर चर्चा नहीं हुई है, इसका हम एक झलक देखते हैं। क्योंकि यह ऑर्डर 110 पेज का है, मैंने जो अपने अनुभव के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से इस आदेश का आकलन जो किया है, इस आदेश को जो समझा है, उसके हिसाब से कुछ ऐसे बिंदु हैं जो कि इस आदेश में रह गया है, जिसका क्लैरिफिकेशन जरूरी है। यदि उन क्लैरिफिकेशन को रिव्यू पिटीशन में उठाया गया होगा तो शायद इस पर कुछ राहत मिलने की संभावना हो सकती है। नंबर 1 यह है कि बहुत सारे शिक्षक जिनकी नियुक्ति 2010 से पहले हुई है और उस समय के न्यूनतम योग्यता के आधार पर हुई है, ऐसे में बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी हैं जिनके पास टेट परीक्षा में अपीयर होने के लिए न्यूनतम योग्यता ही नहीं है। ऐसे में उन शिक्षकों के लिए 2 साल का जो समय दिया गया है वो इनसफिशिएंट है। अर्थात उन शिक्षकों को टेट परीक्षा में अपीयर होने के लिए न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने में ही 2 साल लग जाएंगे और उसके बाद वो टेट की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में 2 साल का समय उनके लिए इनसफिशिएंट है। सेकंड बिंदु यह है कि RTE एक्ट प्रत्येक राज्य में अलग अलग समय पर लागू हुआ है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में 2019 में लागू हुआ है। ऐसे में उन राज्यों के शिक्षकों को भी मात्र 2 साल का समय देना यह अनुचित है। उन राज्यों के शिक्षकों के लिए ज्यादा समय की जरूरत है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में सभी शिक्षकों को 2 साल के अंदर टेट पास करने का आदेश सुनाया है, लेकिन यह आदेश अधूरा है। यदि कोई राज्य 2 साल में कोई भी टेट परीक्षा का आयोजन ना करे, ऐसे में शिक्षकों की नौकरी तो यूं ही चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह नहीं कहा कि राज्य सरकारें 2 साल के अंदर कितनी बार टेट परीक्षा का आयोजन करेगा, क्योंकि कोई भी शिक्षक अपने आप में टेट परीक्षा नहीं दे सकता है। टेट परीक्षा के आयोजन करने का अधिकार राज्य सरकारों का है और यदि राज्य सरकार टेट परीक्षा का आयोजन नहीं करता है तो चाहे समय 2 साल का हो या 5 साल का हो, ऐसे में शिक्षकों की नौकरी जानी तय है। इसलिए इस आदेश में राज्य सरकारों को भी डायरेक्शन अवश्य होना चाहिए कि 2 साल के अंदर कम से कम 4 बार टेट परीक्षा का आयोजन किया जाए। यदि शिक्षक टेट परीक्षा के लिए तैयारी भी कर ले, लेकिन राज्य सरकार टेट परीक्षा का आयोजन ना करे या 2 साल में मात्र 1 ही बार करे, ऐसे में उन शिक्षकों के नौकरी के ऊपर गाज तो अवश्य गिरनी है। लेकिन यदि उपरोक्त बातों को सुप्रीम कोर्ट मान भी ले, इससे शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट अधिक से अधिक 2 वर्ष के जगह पे 4 वर्ष या 5 वर्ष का समय दे सकता है, लेकिन टेट से मुक्ति नहीं मिल सकती है। एक महत्वपूर्ण बात की चर्चा इस अंक में करने जा रहा हूं कि 13 अक्टूबर 2025 को जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जो बात कही थी NCTE और RTE एक्ट को लेकर, उस बात में बड़ा कंफ्यूजन है। जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में सुप्रीम कोर्ट का जो लाइव क्लिप लगाया था, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जस्टिस दत्ता का कहना है कि उनके द्वारा जो 1 सितंबर 2025 का आदेश सुनाया गया है वो RTE की धारा 23 और 2017 का संशोधन का इंटरप्रिटेशन है और उस इंटरप्रिटेशन के आधार पर यह निर्णय दिया गया है।
उनका यह भी कहना था कि एनसीटीई अपना पावर एनसीटीई एक्ट से ड्रॉ करता है। अर्थात जैसा कि मैं समझ पाया हूं कि आरटीई एक्ट और एनसीटीई को जस्टिस दत्ता अलग अलग करके देख रहे हैं, जो कि त्रुटिपूर्ण है। आरटीई की धारा 23 सब क्लाउज 1 शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता और सेवा शर्तों की बात करता है, जिसको निर्धारित करने के लिए वो एनसीटीई को पावर देता है। पूरे आरटीई एक्ट में टेट की कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। टेट एनसीटीई का उपज है। आरटीई की धारा 23(1) के अंतर्गत सरकार शिक्षकों के न्यूनतम योग्यता को निर्धारित करने के लिए एनसीटीई को जिम्मेदारी दे दी और एनसीटीई ने उस जिम्मेदारी को निभाते हुए टेट का इजाद किया और अपने 2010 के नोटिफिकेशन में इसका उजागर किया। उस नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर यह लागू नहीं होगा। अर्थात आरटीई एक्ट और एनसीटीई का नोटिफिकेशन को अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि पूरे आरटीई एक्ट में टेट का तो कोई प्रोविजन नहीं है, बल्कि शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता की बात की गई है और वो न्यूनतम योग्यता टेट के रूप में एनसीटीई का उपज है, उसका फॉर्मूला है। इसलिए जब भी हम टेट की बात करेंगे तो एनसीटीई को बिना जोड़े हम सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं, जबकि माननीय न्यायालय ने दोनों को अलग अलग रूप में देखा है और ये जो निर्णय आया है केवल आरटीई एक्ट के आधार पर आया है। जबकि आरटीई एक्ट की धारा 23(1) के अनुसार सरकार न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने के लिए एनसीटीई को ऑथराइज कर दिया है, तो हम एनसीटीई के नोटिफिकेशन को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। आरटीई एक्ट की धारा 23 क्लाउज 2 में यह कहा गया है कि सभी शिक्षकों के लिए वो न्यूनतम योग्यता प्राप्त करना आवश्यक है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 23 सब क्लाउज 1। अर्थात आरटीई की धारा 23 सब क्लाउज 1 में सरकार ने जब न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का अधिकार एनसीटीई को दे दिया और एनसीटीई का जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से 2010 से पहले के शिक्षकों पर यह लागू नहीं होता है, ऐसे में कोर्ट का यह आदेश बिना एनसीटीई के 2010 के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखे हुए पास किया गया है और वो अनुचित लगता है। मुझे यह आदेश इसी मामले में त्रुटिपूर्ण लगता है कि माननीय अदालत ने आरटीई एक्ट को तो ध्यान में रखा है और आदेश सुनाया है, वहीं एनसीटीई का जो नोटिफिकेशन है 2010 का उस पर ध्यान नहीं दिया है, उसको इग्नोर किया है और इसी कारण से यह त्रुटिपूर्ण जजमेंट आया है। बहरहाल इस रिव्यू पिटीशन में इस बिंदु पर सुनवाई होने का चांस नहीं है। इसके लिए अलग रास्ते हैं जिसकी चर्चा मैं किसी और वीडियो में करूंगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। इस अंक में यहीं तक। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपकी राय मुझे बल देता है, शक्ति देता है, ताकि मैं इन बिंदुओं पर और अध्ययन कर सकूं, आपके राहत के लिए कुछ और मैं प्रयास कर सकूं। बहरहाल इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में जो बातें कही गई है वो मेरा खुद का अनुभव, खुद का कानूनी ज्ञान और अपने विचारों पर आधारित है। मैं अपना विचार किसी पर थोपना नहीं चाहता हूँ। आप अपने तरीके से सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। मैंने इस वीडियो में जो बातें कही है वो अपने बौद्धिक ज्ञान, कानूनी ज्ञान और जो हमारा वकालत का अनुभव रहा है उसके आधार पर किया है। इसके बावजूद भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखने के लिए स्वतंत्र हैं।